इस चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये बेहद दिलचस्प सेशन होने वाला है। प्रखर वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं विजय शर्मा जी, और अब उप मुख्यमंत्री के रूप में आज प्रदेश के तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू कोमल। बहुत शुक्रिया तृप्ति, और मैं चाहूँगी आप भी आएँ और हमें ज्वाइन करें ताकि उप मुख्यमंत्री जी से हम सवाल जवाब कर सकें और प्रदेश में अब क्या क्या नया आने जा रहा है। नक्सलवाद को लेकर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सर, चूँकि मैंने आपके बहुत सारे जो चेतावनी है पहले आप देते रहे, नक्सलवाद जब खात्मे की बात शुरू होती है तो आपने पहले कहा मुख्यधारा से जुड़ जाएं। पहले आपने कहा कि आराम से बातचीत हो सकती है, लेकिन अब तो वो भी आपने रास्ता बंद कर दिया। नक्सलवाद खत्म करने का जो टारगेट सेट किया गया 2026 तक, उसको लेकर हम जानकारी लेना चाहेंगे कि अब कहा जा रहा है कुछ ही जिलों में कहीं कहीं नक्सलवाद रह गया, उसको जल्द ही खत्म कर देंगे। नक्सल के विषय पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने रायपुर में, बस्तर में अनेक स्थानों पर विनती की कि आप मुख्यधारा में आएं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने, उन्होंने भी विनती की आप मुख्यधारा में आएं। मैंने तो कई बार कहा। उसके बाद सिर्फ कुछ पत्र जारी हुए, हम चर्चा करना चाहते हैं, और जिन्होंने बात कही चर्चा करना चाहते हैं उनका कोई सरोकार ही नहीं था बस्तर से। हैदराबाद में कुछ लोग बैठक करते हैं, उसमें कुछ संस्था के लोग होते हैं और कुछ व्यक्तिगत होते हैं, अकेले होते हैं, और फिर बैठक करके अपना एजेंडा बनाते हैं और राज्य की सरकारों से कहते हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार बना, अनेक सरकारों से कहते हैं कि राज्य की सरकारों को ऐसा ऐसा करना चाहिए और केंद्र की सरकार को ऐसा करना चाहिए। उनसे हम लोगों ने पूछा भी, मैंने पूछा भी बड़े स्पष्टता से के साथ कि जब बस्तर में विभिन्न हत्याकांड होते रहे, जब बस्तर के मणिकोंटा में, दरभागोड़ा में, चिंगावरम में, घोड़ा गाँव में, एर्राबोर में नक्सलियों ने स्थानीय आदिवासियों को समूहों में मार डाला, तब आप तो नहीं थे। अभी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? माओवादी चर्चा करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल चर्चा के लिए तैयार हैं। पहली बात, अभी 29 जून को माननीय अमित शाह जी ने तेलंगाना में स्पष्ट किया कि अब चर्चा तब होगी जब वो हथियार रखकर बात करेंगे। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए भी पहले तो हमने कहा था कि भाई ठीक है, जैसे भी चर्चा करना है करें, लेकिन अब जब देश के गृहमंत्री जी ने ये कहा है, चूंकि ये समस्या पूरे देश की है, तो अब ये बात है कि वाकई जो हथियार रख करके चर्चा करेंगे उनसे अब भी चर्चा की तैयारी है। अभी वो कोई विषय नहीं है कि न बात करें, कोई चर्चा ये कहीं नहीं है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि एक गोली भी केंद्र की सरकार नहीं चलाना चाहती, एक गोली भी राज्य की सरकार नहीं चलाना चाहती। कोई भी एनकाउंटर हो, न्यूट्रलाइज कोई हो, वो कोई नहीं चाहता है। चर्चा अभी भी हो सकती है। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है कि आपकी सरकार आने के बाद में नक्सल मोर्चे पर किसी भी दूसरे प्रदेश से बहुत बेहतर कामयाबी यहाँ मिली है, और उस दिशा में काम हो रहा है कि पुनर्वास नीति भी बनी है। इस पर दोबारा एक बार फिर आऊँगी, लेकिन मैं अब चौथाई कार्यकाल निकल चुका है सरकार का, 1/4 कार्यकाल निकल चुका है। इस 1/4 कार्यकाल में 19 महीनों में आपने अपनी भूमिका कैसी देखी? आपने अपने विभागों के कामकाज में कितनी तेजी लाई, और कोई चुनौतियां आपको नजर आई? निसंदेह सरकारों में काम करना और फिर विभाग के अपनी चुनौतियां, उन कामों को आगे बढ़ाना। गृह विभाग मेरे पास है, बड़ा मसला था नक्सलिज्म का, उस पर काम हो रहा है। आपको ध्यान भी है, बहुत से लोगों को ध्यान है इस विषय का। उसके साथ साथ दूसरे काम भी। एक तो डे टू डे लाइफ पर लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इस पर चैलेंजेस हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है, चैलेंजेस हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारे एडवांसमेंट की ज़रूरत है, उस पर काम कर रहे हैं। घुसपैठ एक बड़ा विषय हमारे यहाँ था। पूरे देश में आगे बढ़ते हुए हमारे हर एक ज़िले में STF का गठन हमने किया, स्पेशल टास्क फोर्स का, और वो सिर्फ डेडिकेटली इसी बात के लिए काम कर रहे हैं कि हम स्थानों से घुसपैठिए निकाल कर लाएं। घुसपैठिए हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए वो स्थान हैं जो हम आपको पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों की तरह
स्थिति बताते हैं। ऐसा हो सकता है, इसलिए इस पर अब से ध्यान देना आवश्यक है। और विगत 5-6 वर्षों में बड़ा लिबरल सब कुछ रहा उनके लिए, तो उनके बीच संदेश भी है कि यहाँ पर हो सकता है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र MHA ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स बना है हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने, और देश में आगे बढ़ते हुए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-233-1905। आई होप दिस इज, मैं एक बार कंफर्म भी कर देता हूँ, ये टोल फ्री नंबर जारी किया है कि आपस में चर्चा होते रहती है कि यहाँ पर ये घुसपैठ है, यहाँ पर ये घुसपैठ है, 1800-233-1905। ऐसे बहुत सारी चर्चाएं होती रहती। अब वो चर्चा ना रहे, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, आप इसमें बता दें। इसको भी ऑटोमेटेड नहीं किया, ऑटोमेटेड कॉल नहीं किया, आपका कॉल अटेंड किया जाएगा, आपसे पूछ करके पूरी जानकारी रखी जाएगी और आपकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी, जो सूचना दे रहे हैं उनकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। इस आधार पर, चूंकि ये दुर्ग है, दुर्ग में भी अनेक ऐसी चर्चाएं हैं, वहाँ पर अनजाने लोग हैं, वहाँ पर बाहरी लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग जो कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई टेंट का काम करते हैं, कोई होटल का काम करते हैं, ये सारे लोग सस्ते श्रम के चक्कर में ये कर लेते हैं, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेशी पकड़े भी गए, चिन्हांकित हुए, हमारे यहाँ पकड़े गए हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि बस थोड़े ही समय में हम इनको डिपोर्ट करेंगे, इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, बस थोड़े ही समय में, आप देख लेना। इसमें पूरी ताकत के साथ इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। CCTNS जो देश में बड़ी व्यवस्था है उस पर अभ्यास करके काम कर रहे हैं। जो किराएदार हैं, चाहे उन्होंने घर किराए पर दिया हो, दुकान किराए पर दिया हो, ज़मीन किराए पर दिया हो, गोदाम किराए पर दिया हो, गाड़ी किराए पर दी, जो भी हैं, जो किराएदार हैं, जो मालिक हैं, वो पंजीयन करके, पहले हुआ करता था मुसाफरी लिखवाते थे, कोई जाता था तो मुसाफरी लिखवाने के लिए घर वाला थाने जा कर के बताता था कि भाई मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, ऐसे ऐसी व्यवस्था है, ये रुकेंगे, इतने दिन रुकेंगे। अभी वो बात ही ख़त्म हो गई। बात ख़त्म हो गई तो जिसके यहाँ जो रुकने वाले हैं, किराएदार हैं, वो उस पर रजिस्टर करके उस एप्लीकेशन पर खुद ही अपनी जानकारी दे सकते हैं। ये भी व्यवस्था की गई है। SISF एक नया एक्ट ला करके काम हम शुरू कर रहे हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई हमारे पास जगह नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। अब उनके सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू जब है तो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऐसा एक एक्ट लाकर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और एक विषय है, एक और एक्ट अभी इसी सत्र में आने वाला है, वो है कि हर एक जो दुकान है या ऐसी संस्थान, ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो सार्वजनिक स्थान पर हों या बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम होते हों, उनको CCTV कैमरा अनिवार्य कर रहे हैं। CCTV पुराना समय था, आपको बता देते कि भाई ऐसा करोगे तो पाप हो जाएगा, तो फिर आप डर जाती, फिर आप नहीं करती उस काम को। भी नया समय आ गया, कोई पाप पुण्य से डर नहीं रहा है उस कॉन्सेप्ट से, तो अब CCTV से डर होता है, CCTV देख रहा है भाई, तो CCTV हर जगह लग जाएगा, हर एक प्रतिष्ठान में लग जाएगा, तो उससे बहुत हमको सुविधा मिल जाएगी। उन स्थानों पर लगने वाले CCTV के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो जो CCTV कैमरा लगेगा उसका एक कनेक्शन पुलिस के पास भी रहेगा, वो भी अपना डैशबोर्ड पर देख सकेंगे। उन स्थानों पर लगने वाले CCTV कैमरे का CDR में आपको 30 दिनों तक उसको स्टोर करके रखना है और क्लाउड पर भी रखना है। चोर स्मार्ट हो गए हैं, वो CDR ही ले जा रहे हैं, तो CDR ले जाने वाले चोरों के लिए। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ, तो धर्म स्वातंत्र अधिनियम पूरे देश के में सबसे अच्छे प्रावधानों के साथ इस सत्र में तो नहीं आ रहा है, परंतु आने वाले सत्र में हम उस प्रावधान को लेकर आएंगे और देश में सबसे अच्छा धर्म स्वतंत्रता का प्रावधान हमारे देश में, प्रदेश में लागू होगा। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस विभाग में किए जा रहे हैं। अगर आप कहें तो दूसरे विभाग का कंटिन्यू करूं या आप पूछ लीजिए। आप उप मुख्यमंत्री है तो पूरे प्रदेश की जानकारी आपसे लेंगे हम, लेकिन आपके विभाग का एक और मसला जो हर बार चर्चा में आता है, आपने बताया कि काम बढ़ रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। CCTV की जो आप नई तकनीक को अच्छे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के बाद पुलिस का काम भी बढ़ रहा है, तो पुलिस की संख्या भी बढ़नी चाहिए या ज़रूरत महसूस होती होगी। दूसरा ये कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी, इसकी घोषणा कई बार होती है लेकिन छुट्टी मिलती नहीं है, तो ऐसे छोटे पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को कई बार आंदोलन भी हुए उसके लिए, कभी आपने सोचा कि इस पर कोई राहत दी जा सकती है? साथ विभाग का काम संभालते ही मैंने सोचा था
और उसको ही इम्प्लीमेंट आगे करने के लिए विगत सरकार से पृथक एक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी हमारे यहाँ। 950 सब इंस्पेक्टर उसमें बनने थे। वो सालों लटका रहा, रिजल्ट ही नहीं आया। अभी माननीय वैष्णोदेव जी की सरकार बनी तो तुरंत ही उसकी पूरी परीक्षण करके शुचिता के साथ रिजल्ट जारी कर दिया गया। उनका प्रशिक्षण चल रहा है। उनके प्रशिक्षण के उपरांत 950 सब इंस्पेक्टर प्रदेश को मिलेंगे। हमने 6000 कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए अभी काम शुरू किया है। उनकी परीक्षाएं बस ये ठंड के समय में फिजिकल की परीक्षाएं हो जाएंगी। 6000 कांस्टेबल हमको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अभी हमने 3200 बस्तर फाइटर के भी नियुक्ति की अनुमति लेकर रखी है, उसको भी हमको करना है। इससे पहले कभी भी SRDF में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारी टीम है उसमें भर्ती नहीं हुई थी, इस बार हो रही है। अभी जेल में कभी भर्ती नहीं हुई, 2011-12 में हुई थी, अभी भर्ती करवा रहे हैं। ऐसे ही भर्तियां हमारे यहाँ जो नगर सेना है उसमें भी महिलाओं की भर्तियां नहीं हुई थी पृथक से, अभी करवा रहे हैं। 2012 में नगर सेना में एक भर्ती हुई थी, अभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारी ही भर्तियां अभी करवा रहे हैं। साथ ही साथ इस बात को भी इंश्योर करेंगे आने वाले समय में कि या तो राशि मिले या साप्ताहिक छुट्टी पक्के से मिल जाए। अच्छा, योजनाओं को लेकर जब बात होती है तो मैं यहाँ विपक्ष की भी बात कर लेती हूँ। हमेशा हावी रहता है, बहुत सारे वार देखने को मिलते हैं जिसका जवाब आप बखूबी देते हैं, लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि जो आंकड़े दिखाए जाते हैं होते नहीं है, जो योजनाएं कही जाती हैं वो ज़मीन पर कुछ उतरती नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं विपक्ष की ओर से। रूटीन के जो है काम वो तो हैं। जो बात सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में कही गई थी, घोषणा पत्र में कहने वाली बातों में था महतारी वंदन हम देंगे। 70 लाख माताओं को दिया जा रहा है। 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन की राशि दी जा रही है, 1000 रुपया हर महीना। ये 70 लाख जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, अन्य कई राज्य बड़े हैं हमसे, उन बड़े राज्यों में भी 70 लाख की संख्या को नहीं मिलता है, हमारे यहाँ मिल रहा है। बस्तर के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको अनलिमिटेड अभी फिर से शुरू करके इसको वहाँ लागू किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने इस बार ये भी सोचा हुआ है कि आने वाले समय में भी हम इसको आगे बढ़ा करके काम करेंगे। किसानों से कहा गया था कि एकड़ के पीछे 21 क्विंटल धान और 1 क्विंटल के पीछे 3100 रुपया, यह भी लागू हुआ है। भली भांति 2 बार ये खरीदी हो चुकी है, उसमें कोई संशय नहीं हुआ है। अनेक और ऐसे प्रावधान थे जिनको कहा गया था घोषणा पत्रों में कि हम इसको पूरा करेंगे, उन प्रावधानों की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सिलेंडर का एक मामला है, गैस सिलेंडर का मामला, वो समय से पूरा होगा। अभी वित्तीय व्यवस्थाएं बहुत सी करनी है, उन व्यवस्थाओं को कर लिया जाए तो भी वो भी पूरा होगा। अन्य बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो भी चीज़ें पूरी हुई। मैं आपसे एक मसलन एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा विभाग है पंचायत विभाग। पंचायत विभाग में हमने कहा था कि पंचायतों में राशि आपको मिल जाएगी। तो ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के नाम से हम संस्थाएं शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ 146 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 10 पंचायतों को सिलेक्ट करके इसकी शुरुआत की गई है। 1460 पंचायतों में अब महतारी वंदन की राशि पंचायत में ही मिलती है। अब किसान सम्मान निधि की राशि पंचायत में ही मिलती है। किसी प्रकार की पेंशन की राशि है तो वो पंचायत में ही मिल जाती है, उनको अब दूर जाने की जरूरत नहीं होती। अब आने वाले समय में मैं सोचता हूं कि 1 वर्ष के अंदर अंदर हम इसको लगभग पूरे पंचायतों में लागू करेंगे, जो कि घोषणा पत्र का विषय था। कोई स्पेसिफिक चीज अभी वर्तमान सरकार के विरुद्ध में विपक्ष कह नहीं पा रही है, और इसलिए उल जलूल बातें। पंचायत का आपने जिक्र किया, तो पंचायतों में चूंकि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ गांव होते हैं, और गांवों में आपका, चूंकि आप खुद गांव से उठे, गांव से पले बढ़े, तो गांवों में जब लोगों को रोजगार मिले, मैं कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग की बात कर रही हूँ, कि वहाँ से उनके हुनर को मंच मिले और फिर उसको बाजार मिले, इसके लिए क्या कोई योजना चल रही है या इसका विस्तार करने की कोशिश है? हमने एक जस्ट प्योर ब्रांड तो काफ़ी सुना जिसको हैंडओवर किया जा रहा है CSIDC को, लेकिन उसके अलावा और क्या, और कौन से हुनर गाँव में दिए जा सकते हैं? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की ज़रूरत महसूस होती है। छत्तीसगढ़ का मजदूर हमेशा ईंट ही क्यों बनाए? नहीं, छत्तीसगढ़ के मजदूर में गजब की ताकत है, और अगर नागपुर बना दिखता है, कानपुर बना दिखता है, पुणे बना दिखता है, दिल्ली बना दिखता है,
तो ये छत्तीसगढ़ की जांगर पर बना दिखता है। जांगर मतलब जिसको ज़्यादा मेहनत करने का पैमाना है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, उसको छत्तीसगढ़ी में जांगर कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जांगर पर बना हुआ है। मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गाँव में भी उद्यमिता में कमी नहीं है, उद्यमिता बहुत है। स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो स्किल डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए? पारंपरिक चीज़ों से हट करके नए ट्रेड पर स्किल डेवलपमेंट हो स्थानीय युवाओं का, वह भी हम कर रहे हैं। एक अच्छी बात आपसे बताना चाहता हूँ इसमें, एक आई हब छत्तीसगढ़, इसकी शुरुआत हुई। ये संस्था अलग ही कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि छत्तीसगढ़ के नौजवान किसी के मन में अगर कोई भाव आता है, कोई विचार आता है कि कोई टेक्नोलॉजी आती है कि मैं जो ऐसा बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन मुझे बना लेना है, या मुझे किसी भी चीज़ से कोई नई चीज़ बना लेना, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आते साथ वो कहाँ जाएगा? अभी तक संस्थाएं नहीं थी। अभी इस सरकार में ये संस्था शुरू हुई है, उसको आई हब छत्तीसगढ़ कहते हैं। वो दौड़ करके वहाँ चला जाए, वहाँ जाएगा तो लोग बिल्कुल बाहें फैलाए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। 136 प्रकरण हमारे यहाँ आ गए हैं अब तक। वो जो आएंगे तो उनको पहली बार एक उनके साथ डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन में वो अगर अपना फिजिबिलिटी, टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी अगर वो प्रूव कर लेता है, बस बातचीत चर्चा में ही, तो फिर उसको तुरंत ही रजिस्टर किया जाएगा। वो उसका कॉन्सेप्ट रजिस्टर होते ही उसको वो पात्र होगा किसी फाइनेंशियल ऐड का भी, टेक्निकल असिस्टेंस का भी। प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए जितनी आवश्यकता उसको है वो सारा असिस्टेंस वहाँ दिया जाएगा। एज सुन एज ही गेट्स हिज प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप डेवलप होने के बाद हमारा एक विभाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो उसको पेटेंट कराने की प्रक्रिया पूरी करेगा। और फिर एक और यहाँ स्थानीय संस्था है CII, उससे MOU हो रखा है। वो CII उससे डील कर लेंगे, उसके प्रोटोटाइप का वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो इंक्यूबेशन करके किसी एक कॉन्सेप्ट को धरातल पर पूरा उतार लाने की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, और इससे बहुत सारे और काम हैं जो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। अगला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि हम अब टेक्निकल एजुकेशन को लेकर बात कर लेते हैं। हम जिस शहर में बैठे हैं काफ़ी अहम है इस हिसाब से, तो इंजीनियरिंग कॉलेजों को लेकर बात कर लेते हैं। कैसे चल रहे हैं और इसको लेकर आपका आकलन क्या कहता है? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स कम हैं, और कम होने का कारण इंजीनियरिंग की तरफ से रुझान कम होना भी है। लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेज के नए ब्रांचेस के साथ हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश में है। आजकल कॉमर्स की तरफ युवाओं का ज़्यादा झुकाव है, दूसरे विषयों पर ज़्यादा झुकाव है। लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो ठीक है, पूरे फुलफिल होते हैं, प्राइवेट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। अच्छा, एक और घोषणा थी कि इंजीनियरिंग के साथ भगवत गीता पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग के साथ भगवत गीता पढ़ाएंगे। ऐसी बात चल रही थी कि भगवत गीता हम कोर्स में शामिल करेंगे। तो अगर टेक्निकल एजुकेशन में स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ाई जाएं, क्या इसके लिए अलग से कोर्स हो सकता है, या आपको लगता है कि वाकई ये उनकी पढ़ाई में कोई दिशा देगा, या ऐसा? क्योंकि दूसरे देशों में तो अलग से सिलेबस है, अलग से कोर्स है महाभारत पर, गीता पर, रामायण पर, यहाँ इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसी खबरें आई। नहीं, भगवत गीता, मुझे एक बात बताएं, आप मुझे से अच्छे से बात कर रही हैं, क्या ये कानून बना है ऐसा करना है? ऐसा नहीं है ना। आकर के अगर कोई मुलाकात होती है, बातचीत होती है, या कोई भी आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं, कोई कानून बना है क्या? कानून तो नहीं है। ये हमको संस्कार बताते हैं, और संस्कारों की ज़रूरत कहाँ नहीं होती। आप टेक्निकल एजुकेशन पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ें, आप बायोलॉजी पढ़ें, आप ज्योग्राफी पढ़ें, आप साइकोलॉजी पढ़ें, आप जो भी पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, संस्कारों की ज़रूरत होती है। और भाई भगवत गीता तो संस्कार का विषय है, न सिर्फ भगवत गीता परंतु और दूसरे भी चीज़ें हैं वो संस्कार के विषय हैं। मुझे कहीं कोई विषय ये नहीं लगता है। मॉडर्न हमारी जो नई शिक्षा नीति है, आपको ध्यान होगा, पहले आपको फिक्स होता था, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते थे, या आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी ले सकते थे, आपके सेट होते थे फिक्स। अभी बिल्कुल फ्रीडम है, आप कोई भी अपना कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। इसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि अगर संस्कारों के माध्यम से, अगर विचारों की परिपक्वता के लिए, अगर आपको किसी भी मायूसी से दूर करने के लिए
ये प्रयास किया जा रहा है तो सराहनीय प्रयास है, मैं बिल्कुल इसकी सराहना करता हूँ। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग करके कोर्स करके इंजीनियर बनते हैं तो उनमें कुछ मूल्य भी आएंगे, तब हो सकता है कि अगर कोई गड़बड़ियाँ होती है तो उस पर लोग सहम जाएं या थोड़ा थम जाएं। खैर, मैं अगला आती हूँ आप पे सवाल। पंचायत विभाग, आपने जिक्र किया, पंचायत विभाग पिछली सरकार में सत्ता जाने की एक बड़ी वजह थी। तत्कालीन पंचायत मंत्री ने चिट्ठी लिखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेजा था कि मैं प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आप बजट नहीं दे रहे हैं। आज क्या इसका स्टेटस है, क्या स्थिति है? लोगों के घर, छत, दीवार, नींव कितनी मजबूत? हृदय से आभार और अभिनंदन आपका इस प्रश्न को पूछने के लिए, क्योंकि हमारे पार्टी में भी मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ऐसा आंदोलन हम लोगों ने किया था और पार्टी की तरफ से मुझे ये काम सौंपा गया था। मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में पहले की आदि बहुत सारी बातें हुई। पुरानी सरकार ने लगभग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास लोगों के रोक दिए थे। उसमें से 6,81,999 आवास के लिए पुराने जो टी.एस. सिंहदेव जी मंत्री थे इस विभाग के, पंचायत विभाग के, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पत्र लिखकर इस्तीफा, मतलब इस विभाग को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार आपसे कहा कि इसके लिए आप राज्यांश दे दें, परंतु आप नहीं दे रहे हैं और इसलिए मुझे इस विभाग को छोड़ता हूं। ये गरीबों के आवास का विषय था और उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया था। एक बड़े आंदोलन में ये संकल्प लिया गया था, संकल्प ऐसे नहीं लिया गया था, जो हितग्राही थे उनको मंच पर बिठाकर उनके चरण पखारे गए और ये संकल्प लिया गया कि बनने वाली सरकार यदि भाजपा की सरकार होगी तो कैबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा जिसमें 18 लाख आवास देने की हम घोषणा करेंगे। और नई सरकार बनी, नई सरकार में कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में 18 लाख आवास देने की घोषणा हुई। उस घोषणा के उपरांत 2,47,000 ऐसे आवास जो अपूर्ण थे वो पूरे किए जाने लगे, उसके लिए राशि जारी की गई। 8,47,000 आवास जब नई सरकार केंद्र में बनती है, मोदी जी की तीसरी सरकार, वो सरकार बनते ही 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की बात होती है और उसमें से लगभग 26% आवास जो 8,47,000 32 लाख आवास हमको मिलने थे, प्रदेशों में देने थे, उसमें से 8,47,000 आवास छत्तीसगढ़ को मिलता है। माने 2 करोड़ कुल सैंक्शन थे, 32 देने हैं, उसमें से 32 लाख वितरित किए गए, उसमें से 8,47,000 छत्तीसगढ़ को दिए गए। ये 26% होता है पूरे देश का। उसके बाद 3,00,000 आवास फिर से हमको मिले, उसके बाद 3 लाख से अधिक आवास फिर से हमको मिले, कुल मिलाकर 16.5 लाख आवास और 2.5 लाख आवास और हम जो मैंने पिछली बार आपको बताया। इसके अतिरिक्त पुराने मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से लगभग 47,000 आवास दे रखे थे, उसको भी पूरा किया जा रहा है। 18 लाख आवास तक हम पहुंचे हैं और पूरे देश में 1.5 सालों में इतनी बड़ी स्वीकृति देने वाली यही एकमात्र सरकार है जो 18 लाख आवास पूरा कर रही है अपना। अच्छा, जब सरकार बनी थी तो शुभकामनाएं तो मिली थी, विपक्ष की ओर से भले ही दिखावे की शुभकामनाएं मिली हो लेकिन मिली थी, लेकिन उसके साथ ही कई सारे और सवाल खड़े कर दिए। अब गायों को लेकर मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि हमारी तरफ से जो काम शुरू किए गए उनको बंद कर दिया गया, खुद ने जो बोला वो किए नहीं गए। सैकड़ों गायों को लेकर जब कहा जाता है कि सड़कों पर रहती हैं, उनको रहने का ठिकाना नहीं है, इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें कही जाती हैं, आंदोलन भी कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है कई बार, हाईकोर्ट भी पूछता है हर बार। यहाँ पर एक जो विषय वो कहते हैं गौठान के संदर्भ में, कोई भी छत्तीसगढ़ का होगा, आप एक बार पूछ लीजिए कि कांग्रेस की जो पुरानी सरकार थी उससे पहले आपके गांव में गौठान था कि नहीं था। छत्तीसगढ़ के किसी भी आदमी से आप पूछ लो भाई कि पिछले बार भूपेश बघेल जी की सरकार से पहले आपके गांव में गौठान था कि नहीं था। कोई एक आदमी भी अगर बोल दे कि नहीं उसी समय गौठान बना तो मैं क्या कहूं आपसे। गौठान पुराने थे ही थे भाई, उसकी व्यवस्थाएं थी ही पहले। वो तो इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं अलग से खड़ी कर दी थी जो ये लोग कर रहे थे। सड़कों पर गाय हैं, इस सरकार की जिम्मेवारी तो है लेकिन सबकी जिम्मेवारी है, थोड़ा समझना पड़ेगा सबको भी। तो आज सरकार पर आने के बाद मैं ये बात कह दे रहा हूँ कि सबको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। ये पहले भी माना है इस बात को कि इस पर सबकी जिम्मेवारी है, इसको सबको सोचना पड़ेगा। मैं झारखंड के चुनाव में गया था, वहाँ मैंने सड़कों पर नहीं देखी गाय। वहाँ क्यों नहीं है, फिर हमारे यहाँ क्यों है? ये हम सबके लिए चिंतन का विषय है। मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ में इस बात का सोल्यूशन शीघ्र ही निकल आएगा। बिल्कुल। अब लौटते हैं नक्सलवाद पर।
पुनर्वास नीति लेकर आए आप, और बहुत ही आकर्षक पुनर्वास नीति है, क्योंकि हमने देखा अक्सर छत्तीसगढ़ में जो नक्सल कैडर से जुड़े लोग थे वो दूसरे प्रदेशों में जाके सरेंडर कर लेते थे बड़ी संख्या में। हो सकता है बॉर्डर पास पड़ता हो या पुनर्वास नीति, लेकिन जो पुनर्वास नीति आई इसका असर हुआ है कि जितने मात्रा में नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है उससे 4 गुना ज़्यादा सरेंडर भी। लेकिन फिर भी मैं बुनियादी एक सवाल प्रश्न मेरे मन में है कि आपने ही पहल की थी, शुरुआत की थी, ज़ोर शोर से कहा था कि हम बात करेंगे, हम बात करके हल निकालने की कोशिश करेंगे। आपने जवाब दे दिया है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से हर तरफ से होने वाली किसी भी मौत को टाला जा सके तो कुछ हो सकता है क्या इस पर? और अगर कोई सरेंडर कर रहे हैं तो उनको क्या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बसाने की कोई कोशिश है? क्योंकि बस्तर में अभी भी उनको खतरा है। अभी 13 साल के एक बच्चे को मार दिया नक्सलियों ने। बहुत दुख होता है जब ऐसी नौबत होती है। बीजापुर का विषय है। 13 साल के बच्चे को मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार पहले नक्सली थे, वर्दीधारी थे, और उन्होंने निर्णय किया कि अब हम मुख्य धारा में आएंगे, इसलिए उनके घर वालों को भी मार दिया और 13 साल के बच्चे को भी मार दिया। ये तो एक घटना है जो अभी आपकी चर्चा में है। मैंने आपको अनेक नाम पहले गिनाए, इसमें दर्जनों को मारा गया है एक साथ। एर्राबोर करके जगह है, कभी आपका समय हो जरूर जाएं, सुकमा जिले में। वहाँ पर घरों को, पूरे घरों को एक साथ खड़े बांध करके जिंदा जला दिया गया लोगों को, दर्जनों मारे गए। अब वहाँ पर बहुत सी मूर्तियां रखी हैं और बहनें उन मूर्तियों को राखी के दिन में राखी बांधती, आप देख सकते हैं जाकर के। पुनर्वास नीति बहुत अच्छा बनाने का कारण ही यही है कि सबको स्पष्टता हो जाए। भारतवर्ष में सर्वाधिक श्रेष्ठ पुनर्वास नीति अभी छत्तीसगढ़ सरकार की है, और उसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1476 और आज के 12 और मिला लें आप उसमें, तो इतने लोगों ने मैंने पुनर्वास कर लिया है। पुनर्वास करने के बाद उनको हम स्किल डेवलपमेंट की जगह दे रहे हैं। 5 ऐसे स्थान 5 जिलों में बनाए गए हैं जहां वो रहते हैं, 3, 4, 5 महीने रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है, उनके इनाम की राशि उनको मिल जाती है। हथियार लेकर आते हैं तो उसकी राशि मिल जाती है। बल्क अगर ग्रुप में आते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाती है, उन्हीं के पूर्व जारी इनाम है। अगर शादी करते हैं तो वो राशि अलग हो जाती है। वहाँ पर वो स्किल डेवलपमेंट होता है, सर्टिफिकेशन हो रहा है। वहाँ से जब निकलेंगे, अभी बैच निकला नहीं, अब निकलने वाला है, निकलेंगे तो हम ये कहेंगे कि उनका बैंक फाइनेंस हो जाए, उनको प्लॉट दिया जाए, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास बना दिया जाए। जब तक गांव नहीं जा सकते हैं, जब गांव जाएंगे तो अपने खेत पर रहेंगे। ये स्थिति हम वहाँ पर ला रहे हैं। और नक्सलवाद के विषय में सरेंडर के साथ साथ अगर ऑपरेशंस का विषय आप देखेंगे तो ऑपरेशन बहुत मिनिमाइज्ड है, बहुत मिनिमाइज्ड है। नहीं, मैं उनकी सुरक्षा की बात कर रही हूँ, जो सरेंडर नक्सली हैं उनकी सुरक्षा की। आपसे कहा कि नहीं जा पाएंगे तो अभी 3-4 महीने हमारे साथ रहते हैं, और उसके बाद फिर उनके लिए एक घर की भी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, थोड़ा दिलचस्प है, मेरी भी दिलचस्पी है जानने में कि अमूमन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में या किसी भी नेता को तो कुर्ता पैजामा और इस तरीके से पोशाक में रहते हैं ज़्यादातर नेता, लेकिन आप शर्ट पैंट, जब आपको देखेंगे आप शर्ट पैंट और एक गमछा, तो ये आपकी स्टाइल है या आपका सादापन है, या आप शुरू से ऐसे कंफर्टेबल रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा था और कार्यकर्ताओं की ताकत पर, जनता की ताकत पर जीत भी गया, और उसके बाद मुझे बड़ा दायित्व भी पार्टी ने दे दिया। तो शपथ ग्रहण के दिन हमारे बहुत बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश के प्रभारी जी से कहा, नितिन नवीन जी से कहा, मैं ऐसे ही पहन कर गया था, शर्ट पैंट और गमछा। उन्होंने कहा कि इसको बोल देना ऐसे ही पहनेगा। तो फिर मैंने उस दिन से यही स्वीकार लिया कि ऐसे ही पहन रहा हूँ। मैं ये भी नहीं पूछ सका कि कलर बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता हूँ, तो उस दिन से यही चले जा रहा है खाली, जो काफ़ी अलग भी बनाता है और एक चर्चा का विषय भी एक वक्त पर बन गया था। अच्छा, हमेशा अगर मैं विपक्ष को लेकर मैंने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि नक्सलवाद को लेकर जो टारगेट सेट किया हुआ है और ये कहा गया है कि अब बातचीत होगी लेकिन शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी। आपने बताया भी कि किस तरह से अब काम होगा। चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाती, लेकिन वक्त का अभाव है तो खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।